मैं अपने पति के बगल में डरी सहमी सी खड़ी थी। दिल में खौफ और आशंकाएं लिए सारा तमाशा देख रही थी। मेरे ससुर के शब्द मेरे दिल और दिमाग पर कोड़ों की तरह बरस रहे थे, जैसे वो अपने बेटे से नहीं बल्कि मुझ पर अपनी नफरत निकाल रहे हों। मेरे पति रजत अपने पापा के सामने खामोश खड़े सब कुछ सुन रहे थे। मेरी सांसें थम सी गई थीं जब अचानक मेरे ससुर का हाथ बेमौके हवा में लहराता हुआ रजत के चेहरे पर तमाचे की तरह पड़ा। ये मंजर मेरे दिल को झकझोर कर रख गया था। रजत उस तमाचे के सदमे से पीछे की ओर हटे। वो खामोशी और बेबसी की तस्वीर बन सवालिया नजरों से अपने पिता को देखते रहे। फिर रजत ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो सीमा, चलो यहाँ से। मैं बिना कुछ कहे उनके साथ चल पड़ी। हम दोनों ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि इस घर के दरवाजे अब हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और अब मुझ में इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की ताकत भी नहीं थी। मेरे माँ बाप को मेरी खुशियों से ज़्यादा खानदान वालों की बातों की परवाह है। अगर ये घर तुम्हारा नहीं है तो फिर अब मेरा भी नहीं रहेगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। मैं हैरत और उलझन में डूबकर रजत से पूछ बैठी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप सच में अपने माँ बाप को छोड़ देंगे? मेरी आवाज़ में अविश्वास और हैरानी थी। उन्होंने गुस्से से भरे अंदाज में कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम भी अब चुपचाप वही करो। ये सुनते ही मैंने अपने दिल को मजबूत किया और फिर उनके साथ दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। हमें इस तरह जाते देखकर रजत की माँ बेचैन हो गई और हिचकिचाहट के साथ बोली, रुक जाओ रजत, भगवान के लिए रुक जाओ। वो अपने पति की तरफ देखकर भीख मांगने लगी। आप इन लोगों को रोकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने इकलौते बेटे के बिना नहीं रह सकती हूँ। उनकी आवाज़ में बेटे से जुदा होने का डर साफ झलक रहा था, लेकिन रजत के पापा की आंखों में नफरत थी। उन्होंने कड़वे लहजे में जवाब दिया, क्या कह रही हो तुम? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि इसने इस लड़की के साथ अपना मुंह काला किया है। अगर मैं इसे रोक लूंगा तो ये गले की हड्डी भी हमारे साथ ही अटक जाएगी। इससे बेहतर तो यही है कि ये गंदगी अपने साथ लेकर चला जाए। उसके शब्द मुझे घायल कर रहे थे। रजत का गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका था। वो चीख कर बोला, पापा, ये मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है, कोई गंदगी नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। फिर जैसे ही हम दोनों गेट के पास पहुँचे, उनकी माँ बेकरारी से अपने पति से बोली, वो तो नादान है, ना समझ है, उससे गलती हो गई है। लेकिन आप तो समझदार हैं ना, आप खुद अपने बेटे को खुद से कैसे अलग कर सकते हैं? भगवान के लिए उसे रोक लीजिए, वरना ये हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। रजत के पापा ने खामोशी से उनकी बात सुनी और फिर बोझिल कदमों से आगे बढ़कर रजत के कंधे पर हाथ रखा और ठंडे लहजे में बोले, तुम्हारी नादानी समझकर मैं माफ कर रहा हूँ। उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम खुद इस लड़की को छोड़ दोगे। अब चलो अंदर, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। खानदान वाले क्या कहेंगे? रजत ने अपना कंधा पीछे कर लिया और बड़ी ही हिम्मत से जवाब दिया, पापा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझ पर कोई इल्जाम मत लगाइए। अगर आप हमें इस घर से निकाल भी देंगे तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरे साथ है। ये सुनते ही उनके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो नफरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोले, हर गुनाहगार यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। तुम खुद को बहुत पाक साफ समझते हो। देखो तो सही, ये है तुम्हारी मोहब्बत। रजत की माँ आंखों में आंसू लिए रोते हुए आगे बढ़ी और अपने पति को पीछे हटाते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं इसे खुद अंदर लेकर जाती हूँ। वह रजत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बेटा, अपनी माँ की खातिर ही अंदर चलो, मुझे अपने इकलौते बेटे से अलग मत करो। ये मेरी तुमसे विनती है, मेरी मोहब्बत है, मेरी ममता है, बस मेरी खातिर रुक जाओ। रजत का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मैं थूकता हूँ ऐसी छत पर जहाँ मेरे माँ बाप ही मुझे नफरत और गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। बेशक मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन जो काम हम दोनों ने मिलकर किया है उसका जिम्मेदार आप सिर्फ मेरी पत्नी को मत ठहराइए। हमने शादी की है, हम एक पवित्र बंधन में बंधे हैं और पापा हैं कि हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं।
ये सुनकर उनकी माँ, जो आंखों में आंसू लिए खड़ी थीं, रोते हुए बोली, कौन है जो मेरे बेटे से छत का साया छीन ले? तुम चलो मेरे साथ मेरे बेटे। तुम्हारी खातिर मुझे सब कुछ मंजूर है। बाकी बातें बाद में देखेंगे, जब दिमाग ठंडा हो जाएगा। फिलहाल अंदर चलो। माँ की मिन्नतों और आंसुओं से रजत का गुस्सा कुछ कम हो गया था और वो घर के अंदर आ गए थे। मैं परेशानी और घबराहट के साथ उनके साथ खड़ी थी। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर रजत मुझे अपने माँ बाप की मर्जी के बिना शादी नहीं करते तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। मेरी सास ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। वो पूरी तरह मुझे नज़रअंदाज कर रही थी और रजत को ठंडा करने में लगी थी। कुछ देर बाद वो चली गई तो रजत मुझे लेकर अपने कमरे में आ गया था। आज मेरी सुहाग रात थी। एक ऐसी सुहाग रात जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और ना ही मैंने कभी ये सोचा था कि अपनी शादी की पहली रात ही मुझे इस कदर शर्मिंदगी और बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थके हुए और भूखे थे, लेकिन किसी ने हम दोनों से खाने तक का भी नहीं पूछा था। मेरी भूख तो वैसे ही उड़ चुकी थी और यही हाल रजत का भी था। रात के 11 बजे का वक्त हो रहा था। हम अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक गेट के बाहर शोरगुल सुनाई देने लगा, जैसे कोई भारी भीड़ हमारे दरवाजे पर जमा हो गई हो। हम सब घबरा कर अपने कमरों से बाहर निकल आए। देखा कि गेट के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ा पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त गांव के लोग इस तरह अचानक यहाँ क्यों जमा हो गए थे। मेरे ससुर ने हालात की गंभीरता को समझते हुए तुरंत पुलिस को कॉल किया और शुक्र था कि पुलिस गेट खुलने से पहले ही पहुंच गई थी। गेट के बाहर हमारे गांव के लोग जमा थे। उनमें कुछ मेरे रिश्तेदार और चाचा वगैरह भी शामिल थे और रजत पर मुझे बहला फुसलाकर भगाने और जबरन शादी करने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, जैसे वो मुझे अगवा करके ले आए हों। ऐसा लग रहा था कि वो हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरे घरवालों को जल्दी ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं रजत के साथ भागी हूँ, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी पता चल जाएगा, इसका अंदाज़ा नहीं था। शायद गांव के बहुत से लोगों ने मुझे रजत के साथ जाते हुए देख लिया था। यही वजह रही होगी कि वो तुरंत मेरे पीछे चल पड़े। मेरे ससुर ने पुलिस के सामने साफ साफ कहा कि रजत और मैंने शादी की है, लेकिन भीड़ का चीखना चिल्लाना देखकर लग रहा था कि उन्हें हमारी शादी किसी भी हाल में मंजूर नहीं थी। पुलिस ने भीड़ को काबू में किया और हमें नुकसान पहुंचाने से रोक लिया। मैंने पुलिस के सामने स्पष्ट रूप से बयान दिया, मैं अपनी मर्जी से रजत के साथ यहाँ आई हूँ और हमने अपनी इच्छा से शादी की है। मेरी बात सुनकर मेरे रिश्तेदारों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। उनकी नज़रें मुझे इस तरह घूर रही थीं जैसे मुझे खा जाएंगे। अब मुझे हालात की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा हो गया था। हमारा प्यार कोई एक दो दिन का नहीं था। हमारी मोहब्बत की नींव सालों पुरानी थी। हमारा रिश्ता हीर रांझा से कम नहीं था। जितना रजत मुझे चाहते थे, उससे कहीं ज़्यादा मैं उन्हें चाहती थी। लेकिन ये जालिम समाज हमारी मोहब्बत में दीवार बन गया था। मैं गांव के एक कुम्हार की बेटी थी, जबकि रजत गांव के स्कूल में मास्टर के बेटे थे। उनका परिवार बाहर का था। जब रजत के पापा का इस गांव के स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ तो वे सब यहाँ रहने आए। रजत ने मुझे पहली बार तब देखा था जब मैं अपने पापा के साथ मिट्टी से बने खिलौने और बर्तन बेच रही थी। उस वक्त हम दोनों ही काफ़ी कम उम्र के थे। हालांकि रजत मुझसे कुछ साल बड़ा था। मैं देखने में सुंदर और मासूम थी। वो मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोला, इतनी खूबसूरत मिट्टी की चीज़ें क्या आपने बनाई हैं? मैंने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, ये मेरी ही मेहनत है। क्या आप इन्हें खरीदेंगे? वो मुस्कुराया, नहीं, भला मैं क्या करूँगा इन चीज़ों का? मैंने जल्दी से कहा, आप इन्हें अपने बड़े से घर में सजा सकते हैं। किसी कोने या अलमारी में रखेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। वो ध्यान से मेरा चेहरा देखने लगा और फिर बोला, अभी तो मेरा कोई बड़ा सा घर नहीं है। जब होगा ना तो मैं इसे मिट्टी की चीज़ों से नहीं, पक्की और कीमती चीज़ों से सजाऊंगा। उसकी बात में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं लगी। मैं इधर उधर ग्राहकों की तलाश में लग गई थी।
मैं जल्दी से जल्दी वो सारा सामान बेच देना चाहती थी, ताकि मेरे हाथ में कुछ पैसे आ जाएं और मैं अपनी मर्जी से कुछ पसंद का सामान खरीद सकूं। उसी दिन रजत ने मेरे पास से कुछ भी नहीं खरीदा था, मगर हाँ, वो अपना दिल जरूर हार बैठा था। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस दिन के बाद मेरी मुलाकात इत्तेफाक से हर रोज ही रजत से होने लगी, तो मेरे दिमाग की घंटी बजी। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि रजत हर उस जगह कैसे मौजूद होता था जहां मैं जाती थी। शायद वो मेरा पीछा करता था। मास्टर के बेटे से इस कदर घटिया हरकत की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं गुस्से से भरी उसकी शिकायत उसके बाप से करने स्कूल में दाखिल हो गई थी। रजत ने मुझे स्कूल में जाते हुए देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम कहाँ जा रही हो? क्या करने वाली हो? उसको अंदाजा तो हो ही गया था, इसलिए वो परेशानी से मुझसे पूछने लगा। मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहती हूँ। मैंने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा तो वो बुरी तरह से घबरा गया। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कभी तुम्हारे आसपास दिखाई भी नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी गली से भी नहीं गुजरूंगा। तुम्हारी गली तो क्या, मैं तो तुम्हारे मोहल्ले के आसपास भी नहीं भटकूंगा। वो इतनी तेजी से बोला कि मुझे हंसी आ गई। अगर तुम्हें अपने पापा का इतना ही डर था, तो तुम पहले ही ऐसी हरकतें क्यों करते रहे हो? मैंने पूछा। वो सर झुकाकर बोला, बस क्या करूं, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया। वो तो तुम मुझे पसंद आ गई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आने लगा था। उसने साफ साफ इकरार किया तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। मुझ में ऐसा क्या खास था कि मैं उसे पसंद आ गई थी? मैंने तो अभी मैट्रिक का इम्तिहान ही पास किया था, जबकि वो शायद किसी कॉलेज में पढ़ रहा था। हमारा गांव ज़्यादा विकसित नहीं था, हालांकि हमारे गांव में कॉलेज खुल चुका था और उसमें लड़कियां भी पढ़ने जाया करती थीं। मैंने भी पापा से जिद की थी कि मुझे भी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए, मगर पापा का कहना था कि कॉलेज की इतनी फीस भरने से बेहतर है कि इस पैसे से वो मेरी शादी कर देंगे, और वही पैसा बचा बचा कर मेरे दहेज का सामान जोड़ रहे थे। जबकि मैं कॉलेज में आती जाती लड़कियों को हसरत भरी नज़रों से देखा करती थी। वो सफ़ेद ड्रेस में साफ सुथरी होकर कॉलेज जाया करती थी, तो मेरा दिल भी मचल जाता था, मगर मैं खुद पर काबू रखे हुए थी। अब रजत के मुंह से अपने लिए पसंदगी का इजहार सुनकर मैं कुछ परेशान थी। रजत को वे लड़कियां क्यों पसंद नहीं आईं जो कॉलेज में आया जाया करती थी और पढ़ी लिखी भी थी, जबकि मैं तो एक साधारण सी लड़की थी। उस दिन मुझे लगा था कि रजत मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता था। शायद वो सिर्फ मेरा साथ टाइम पास करना चाहता था। मुझे रजत की मोहब्बत पर यकीन तो नहीं आया था, मगर अपने बारे में उसके मुंह से प्यार का इजहार मुझे बुरा नहीं लगा था। बाद में भी वो मेरे पीछे पड़ा रहा, तो धीरे धीरे मैं खुद भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। अब भगवान जाने ये सब कैसे हुआ। फिर कुछ समय के बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने की इजाज़त दे दी गई थी, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगता था कि शायद रजत ने पापा को इस काम के लिए राजी किया था, क्योंकि मैं उसे अक्सर पापा के साथ बैठे हुए देखती थी। वो पापा से साफ शब्दों में मेरे लिए अपनी पसंद का इजहार तो नहीं कर सका था, मगर उसने कोई न कोई बात पापा के कान में ऐसी जरूर डाली होगी कि पापा ने खुद ही मुझसे कह दिया था, अगर तुम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हो तो ले सकती हो। अंधा क्या चाहे दो आंखें, और मैं भी तो यही चाहती थी। मैंने तुरंत ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया और हंसी खुशी कॉलेज जाने लगी। रजत के पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो उनके साथ वापस लौट गया। पूरे 2 साल तक मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे वो याद तो था, मगर मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दिया था। वो एक परदेसी था और परदेसी के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं था। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी, मगर पापा मेरी शादी का नाम ही नहीं लेते थे। हमारे परिवार में लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का रिवाज भी नहीं था। परिवार के लोग पापा का मजाक उड़ाते थे। इन्हें तो लगता है अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, मगर पापा को तो जैसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। मैंने फिर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम भी पास कर लिया था। तब एक दिन
रजत पापा से मिलने चला आया। तुम इसकी अमानत हो, पापा ने रजत को अपनी बाहों में भरकर कहा। तो मैं तो दंग ही रह गई थी। वो पापा से इस सिलसिले में पहले ही बात कर चुका था और पापा को उसके एक एक शब्द पर यकीन था। उसी दिन के बाद से मुझे रजत की मोहब्बत पर यकीन आ गया था, क्योंकि उसने मुझसे पहले पापा से अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब मेरा प्यार उसके लिए और बढ़ गया था और हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे उसके प्यार पर मेरा भरोसा बढ़ा, तो हम फिर उस स्तर पर पहुंच गए थे कि उसने अपने मुंह से इजहार करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं पहले ही जान चुकी थी कि वो अपने दिल में मेरी तस्वीर बसा चुका है। जब पापा को कोई ऐतराज नहीं था, तो भला मुझे फिर क्या ऐतराज हो सकता था। वो देखने में भी अच्छा भला शरीफ नौजवान था और अच्छे परिवार से उसका नाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कई सालों से वो अपनी बात पर कायम था। इतना तो मुझे उसके बारे में अंदाजा हो गया था कि वो कोई छिचोरा किस्म का नौजवान नहीं था और ना ही वो लड़कियों के पीछे भागा फिरता था। मेरे दिल में उसके लिए एक खास जगह बन गई थी। सबसे बड़ी बात जिसने मुझे और ज़्यादा इम्प्रेस किया था, वो थी इज्जत जो वो मुझे हर पल देता था। मेरे पापा भले ही कुम्हार थे, पर वो खुले दिमाग और बड़े दिल के मालिक थे। अगर लड़का अपनी मर्जी से उनकी बेटी से शादी करना चाहता है, तो उनको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मगर पापा ने एक ही शर्त रखी थी, तुम अपने माँ बाप को लेकर आना, तो मैं इस रिश्ते को दिल से अपना लूँगा और अपनी बेटी तुम्हें सौंप दूँगा। पापा की बात सुनकर रजत कुछ चुप सा रह गया था। उसके पापा एक स्कूल में मास्टर थे, काफ़ी सख्त मिजाज के इंसान। मैं भी बचपन में इसी स्कूल में पढ़ती रही थी, क्योंकि 5वीं क्लास तक उस स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ाई करते थे और उसके बाद स्कूल अलग-अलग हो जाते थे। मुझे बखूबी अंदाजा था कि रजत के पापा शादी के लिए शायद ही राजी होंगे, मगर रजत उन्हें मनाने की जिद में लगा हुआ था। और इसी दौरान फिर 2 साल और गुजर गए थे। इन 2 सालों के दौरान रजत वक्त बेवक्त चक्कर लगाता रहता था, मगर वो अपने पापा को नहीं मना पाया था। लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद में था। कहता था ये रास्ता कठिन है, पर मैं मंजिल तक पहुंचने के बारे में सोचता हूँ और बस इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं टूटती। वो पापा के सामने कहा करता और मैं उसकी हिम्मत बनने का दिखावा करती। उसके पापा को उसकी पसंद पर ऐतराज था। एक तो वो अपनी मर्जी से परिवार से बाहर शादी करना चाहता था, दूसरा शादी भी किसी अच्छे खानदान में नहीं बल्कि एक कुम्हार की लड़की से करना चाहता था। मैं उसके पापा के मान जाने के इंतज़ार में थी। मैं सारी जिंदगी भी उसका इंतज़ार कर सकती थी। मुझे ये भरोसा था कि वो जल्द ही अपने पापा को मना लेगा। पापा, उठ जाइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैं तीसरी बार अपने पापा को आवाज़ दे रही थी, मगर मेरे पापा बिल्कुल वैसे ही बिना किसी हरकत के पड़े रहे। रात को पापा की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए वो नींद की दवा खाकर सोए थे। वरना तो हमेशा ही ऐसा होता था कि वो मुझसे पहले ही सुबह उठ जाया करते थे। पापा के वजूद में कोई भी हलचल ना होते हुए देखकर मैं पापा के पास चली आई और उन्हें झंझोड़ डाला, मगर पापा ने बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं की। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखें दर्द से भर आईं, जबकि दिल गम से फटने लगा। मैं ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि मेरे पापा चल बसे थे। पापा, उठ जाइए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने बेदर्दी से आंसू पोंछ डाले। कुछ नहीं हुआ है मेरे पापा को, वो अभी उठ जाएंगे। मैं खुद को तसल्ली देने लगी, मगर मेरी चीख पूरे घर में गूंज गई। पापा की अर्थी को उठा लिया गया तो मैं बुरी तरह से बेहाल हो गई थी। वो मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए, इस बात का मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरा रजत से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया था और ना ही कोई ऐसा साधन था जिससे मैं उसे ये खबर पहुंचा पाती। मेरी माँ का देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था, जबकि अब मेरे पापा भी चल बसे थे। मैं अपने घर में अकेली नहीं रह सकती थी। रिश्तेदारों में से किसी को मेरे पास रुकना पड़ा। वक्त यूं ही गुजरता गया और पापा को गए काफ़ी दिन हो गए थे। फिर रिश्तेदारों में से कुछ लोग कहने लगे, देखो, यहाँ आकर रहना हमारे लिए मुश्किल है।
अभी तो हम सब बड़ी-बड़ी रातों में तुम्हारे पास रुक रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इसीलिए हम में से किसी एक के घर जाकर तो तुम्हें रहना ही होगा। फिर मेरे चाचा ने प्यार से पूछा, मेरी रानी बिटिया मेरे साथ घर चलेगी ना? तो मैं रोते हुए उनके कंधे से जा लगी। मैं अपने चाचा के घर चली आई थी। अपने पिता का घर छोड़ना कितना मुश्किल था, ये मुझे अब पता चला। रजत अब तक नहीं आया था, मगर मुझे भरोसा था कि जैसे ही वो मेरे घर के आस-पास आएगा तो उसे खबर मिल ही जाएगी कि मैं अब कहाँ रह रही हूँ। कुछ दिन बाद रजत आया। मैं उसके सामने अपने भावनाओं को काबू किए बैठी थी। चाचा भी साथ में मौजूद थे। ऐसे में रजत से भला मैं क्या बात करती? वो चुपचाप अफ़सोस में बैठा रहा और कुछ देर में उठकर चल दिया। तो मैं किसी बहाने से उसके पीछे घर से निकल आई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझसे बात करना चाहता था और वो अभी भी मेरे इंतज़ार में बाहर मौजूद होगा। वो मुझे कुछ दूरी पर मिल गया। मेरे रिश्तेदार अब मुझे विदा करने की सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेरे गम को दूर करने का यही एक तरीका है। वैसे भी उनके मुताबिक पापा ने मेरी शादी में काफ़ी देर कर दी, वरना अब तक तो मैं अपने घर की हो चुकी होती, बाल बच्चों वाली होती, तो यूँ इस तरह से रो नहीं रही होती। मैंने जब अपने रिश्तेदारों की कही हुई बातें रजत तक पहुंचाईं, तो वो अफसोस से सर हिलाने लगा। तुम शादी करो, लेकिन मेरे साथ, और मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। ऐसे, इस तरह और अचानक? देखो, मेरे माँ बाप इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की है, मगर वे साफ मना कर चुके हैं। अब उनसे इस मुद्दे पर बात करना बेकार है, और तुम्हारे रिश्तेदार भी इस बात पर नाराज हो जाएंगे कि जब लड़के के माँ बाप ही शादी के लिए तैयार नहीं हैं तो ऐसे लड़के के साथ वे अपनी बेटी की शादी क्यों करेंगे? उसकी सोच सही थी, क्योंकि मुझे भी पता था कि उन्हें इस बात पर भी ऐतराज होगा कि रजत हमारे परिवार या बिरादरी का नहीं था। लेकिन मुझे तो अपनी जिंदगी रजत के साथ ही गुजारनी थी। पापा खुद मेरा हाथ उसके हाथ में देना चाहते थे। फिर अब मुझे और इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। उसके साथ चली आई। रजत शादी के बाद सबसे पहले मुझे अपने घर लेकर आया, मगर उसके माँ-बाप को इस बात पर सख्त ऐतराज़ था कि रजत ने उनकी मर्ज़ी के बिना शादी कर ली, वो भी एक ऐसी लड़की से जो उनके मुताबिक लायक नहीं थी। उन्होंने मेरे किरदार को लेकर भी बहुत सारी घटिया बातें कहीं। मैं शर्मिंदगी के साथ उसके पापा के शब्द सुन रही थी। रजत मेरे साथ वफादार था, इस बात पर मुझे कोई शक नहीं था, मगर मेरी वजह से वो अपने माँ बाप की नज़रों में बेइज्जत होकर रह गया था। उसके पापा ने साफ कह दिया, रजत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर वो इस घर में रहना चाहता है तो उसे तुम्हें छोड़ना होगा। मगर रजत ये शर्त मानने को तैयार नहीं था। वो किसी भी कीमत पर मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी माँ ने ज़बरदस्ती रजत को घर से जाने से रोक लिया, लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे दिल से कभी अपनाया नहीं। सिर्फ रजत की खातिर वे मुझे अपने घर में बर्दाश्त कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। ससुर जी तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। मेरे हाथ का बना खाना तक भी नहीं खाते थे। वो मुझे हर पल बेइज्जत करते, नीचा दिखाते, मगर वो मेरे बड़े थे और मेरे पति के माँ-बाप थे। मेरे लिए भी उनका दर्जा माँ-बाप जैसा ही था। इसलिए मैंने अपने होठों को सिल लिया था। मैंने कभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। रजत ने उनकी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की थी। इससे उनका दिल दुखा था। इसलिए मैं समझती थी कि उन्हें अपना गुस्सा दिखाने का हक है। मुझे भरोसा था कि एक दिन अपनी सेवा और प्यार से मैं उनके दिल में अपनी जगह बना लूँगी। लेकिन उनके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वे रजत को मुझसे अलग करने के लिए कोई साजिश रचने वाले थे। उसी दिन मौसम काफ़ी खराब था। घर से लगा हुआ एक बहुत बड़ा बाग था, जिसमें घने पेड़ खड़े थे। ये एक सरकारी इलाका था, जिसमें मेरे ससुर को क्वार्टर मिला हुआ था। इसलिए वहाँ घर दूर-दूर बने हुए थे और आबादी भी बहुत कम थी। रजत की मौजूदगी में वो खिड़की हमेशा खुली रहती थी। वहाँ से कमरे में ताज़ा और ठंडी हवा आती। मगर रजत किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने खिड़की पूरी तरह बंद कर दी थी
और उस पर पर्दा भी डाल दिया था। फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई खिड़की बार बार लगातार दस्तक दे रहा हो। दरअसल तेज बारिश हो चुकी थी और मैं जानती थी कि बारिश के थपेड़े खिड़की पर पड़ने से आवाज पैदा कर रहे थे। फिर भी मुझे डर लग रहा था। तूफानी बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक मुझे हमेशा बहुत बुरी तरह से डरा देती थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली आई। मेरे सास ससुर सामने बरामदे में ही मौजूद थे और बरसती बारिश को देख रहे थे। मैं उनके करीब बैठ गई। मेरे ससुर ने काट खाने वाली नज़रों से मुझे देखा और सास की तरफ देखकर कहने लगे, इसको बोलो अपने कमरे में जाए। मेरे सामने आकर ये कैसे बैठ गई है? कुछ शर्म है इसमें? मेरे ससुर की चढ़ती हुई आवाज़ सुनकर मेरी सास ने तुरंत ही मुझे कमरे में जाने का आदेश दिया। मुझे डर लग रहा है अंदर, मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठने दीजिए, मैंने मिनती भरे अंदाज में कहा। तो मेरे ससुर गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहने लगे, कितनी बेशरम और ढीठ लड़की है। सुन ले, हम तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। चल निकल यहाँ से। उन्होंने लपक कर मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे घसीटते हुए मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगे। छोड़िए मुझे। मैं अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी पकड़ मजबूत थी। फिर वो एकदम अचानक रुककर बोले, यहाँ से ही क्या, बल्कि तुम इस घर से ही निकलो। तुम्हारा हमारे बेटे के बिना इस घर में क्या काम? जब वो आएगा तब तुम आना, तब तक जाओ यहाँ से। मेरे ससुर मुझे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगे। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं उनके आगे भीख मांगने लगी थी। मेरी सास आगे बढ़ी। ये आप क्या कह रहे हैं? रजत को क्या जवाब देंगे हम लोग? वो परेशानी से बोली। उसको कह देना कि ये भाग गई किसी के साथ, जैसे उसके साथ भाग कर आई थी। मेरे ससुर ने कहा तो सास ने भी इस बात में सिर हिलाया। हाँ ठीक है, निकाल बाहर इसे। ये मनहूस लड़की हमारे सिर पर जबरदस्ती मर दी गई है और अब यहाँ पर बिना वजह बैठ गई है। रजत को तो मैं खुद ही समझा दूंगी। कम से कम इस चालाक औरत से जान तो छूटेगी। मेरे सास और ससुर ने मुझे तूफानी बारिश में घर से निकाल दिया। मैं भला कहाँ जाती, क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। मैं एक तरफ चलने लगी। इस इलाके में मैंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए कि रजत के आने तक किसी से मदद मांग सकूं, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं कॉलोनी से निकलकर बस स्टॉप की तरफ चलने लगी ताकि बस में बैठकर वापस अपने चाचा के घर गांव जा सकूं। चाचा भी मुझसे नाराज थे। पता नहीं वहां पर भी मेरे साथ कैसा व्यवहार होना था, लेकिन फिलहाल मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि चाचा के घर ना सही, गांव में मुझे कहीं ना कहीं सहारा मिल जाएगा। मैं बस स्टैंड पर बैठकर बस का इंतजार करने लगी और जैसे ही एक बस आकर रुकी, मैं उसमें सवार हो गई। मुझे लगा था कि कुछ देर में और सवारियां भी आकर बैठ जाएंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ड्राइवर ने बस चलाई तो मैं हैरान हुई, क्योंकि पूरी बस खाली थी। शायद तूफानी बारिश की वजह से कोई और मुसाफिर नहीं आया था। मैं हिम्मत करके बस में बैठी रही। कुछ दूर जाकर एक सुनसान जगह पर ड्राइवर ने बस रोक दी। मैं चौंक कर सामने देखने लगी तो वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सड़क पर बस एक दो गाड़ियां ही गुजर रही थी। बस का ड्राइवर और कंडक्टर मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे और आपस में कुछ धीरे धीरे बात करने में व्यस्त थे। मैं दिल ही दिल में भगवान का नाम ले रही थी। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। कंडक्टर ने बस का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं फौरन उठकर पिछले दरवाजे की तरफ भागी ताकि वहां से बाहर निकल सकूं। अचानक मुझे सड़क के दूसरी तरफ अपने पति की गाड़ी गुजरती हुई दिखाई दी तो मैं चौंक गई। वो घर वापस आ रहे थे। वो पहली बार मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर गए थे। जाते हुए भी वो मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे थे। उन्हें अंदाज़ा था कि उनके पापा मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उनको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, मगर मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच सकती थी। इससे पहले कि मैं और ज़्यादा शोर मचाती, ड्राइवर ने मेरे मुंह पर जोर से हाथ रख दिया और फिर मुझे पीछे की तरफ घसीटने लगा। मैंने अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश की, मगर वे दो थे और मैं अकेली। उन्होंने मिलकर मुझे काबू कर लिया था। मैंने हाथ पैर मारने की कोशिश जारी रखी। मैं उनके काबू में नहीं आना चाहती थी। जब तक मैं कोशिश कर सकती थी, तब तक
मैंने ये लड़ाई लड़ने का इरादा कर लिया था। मैं लगातार अपने भगवान को याद कर रही थी कि कुछ भी करके वही मुझे इस बात से निकाल सकते हैं। इस खींचातानी के दौरान मैंने अचानक ड्राइवर के पेट में लात मारी। वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ नीचे जा गिरा। कंडक्टर एक लम्हे को चौंका और ड्राइवर को उठाने की कोशिश में उसकी तरफ भागा, तो मैं तुरंत ही उठकर बस से नीचे उतरकर भागने लगी। उन्होंने अभी बस का पिछला दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। मैं उसी रास्ते की तरफ भागी जहाँ मेरे पति की गाड़ी गई थी। मुझे पता था कि वो अब तक तो बहुत दूर निकल गए होंगे, मगर फिर भी मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सड़क पर अभी भी एक दो गाड़ियाँ ही जा रही थीं। ड्राइवर और कंडक्टर कुछ दूर मेरे पीछे आए, मगर फिर वापस पलट गए। उन्हें अच्छे से पता था कि आगे अगर कोई गाड़ी वाला उन्हें देख कर रुक गया तो वे मुश्किल में पड़ सकते थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वे मेरे पीछे नहीं थे, मगर मैं फिर भी दौड़ती रही। भागते भागते मेरी सांसें बुरी तरह से फूल गई थीं। टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहीं ज़मीन पर फैल कर बैठ जाऊं। मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे, मगर रुकने का सवाल ही नहीं उठता था। मैं लगातार दौड़ती हुई वापस अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। मैं अपने पति के घर पहुंची तो मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पति घर में ही मौजूद हैं और अब वे मुझे सहारा और सुरक्षा ज़रूर देंगे। दरवाज़ा मेरी सास ने खोला। मुझे देखते ही उनकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। शायद उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस चली जाऊंगी। फिर वो एकदम से शोर मचाने लगी और मुझे बुरा भला कहने लगी। कहाँ से आ रही है तू, अपना मुंह काला करके? तुझे शर्म नहीं आई इस तरह से तूफानी बारिश में गैर मर्द के साथ जाते हुए? वो सीने पीट पीट कर अपने आप की दुहाई दे रही थी। तूने तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अपने पति की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया तूने। मैं उन्हें हैरान नजरों से देख रही थी। मेरे तो खुद के ही होश उड़े हुए थे, इसीलिए मुझे उनकी कोई भी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। मेरे कपड़े बारिश में भीग चुके थे और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। रजत कहाँ है? मैंने चीख कर अपने पति के बारे में पूछा तो मेरी सास एकदम से गड़बड़ा गई। वो नहीं है घर पर, तू चली जा यहाँ से और अब दोबारा यहाँ मत आना। वो मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे से दूर ले आई। रजत कुछ दिनों तक वापस नहीं आएगा। उसका फोन आया था। अगर तेरे ससुर ने तुझे यहाँ पर देख लिया तो वो तुझे जान से मार डालेंगे। तू ऐसी तूफानी रात में अपनी इज्जत बचाकर तो वापस नहीं आ सकती। यकीनन तू लुटकर ही आई है। उन्होंने मेरी हालत का जायजा लेते हुए धीरे से कहा। मैंने कहा मैं कहीं से लुटकर नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी इज्जत बचाकर आई हूँ। मेरी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि यूं ही लुटा दूँ। ऊंचे लोगों की इज्जत और जात का अच्छे से अंदाजा हो गया है मुझे। बड़े लोगों से तो छोटे लोग ही अच्छे हैं, जो ना अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार खां समझते हैं और ना ही उनकी सोच दो कौड़ी की होती है, क्योंकि इंसान की सोच ही उसका चरित्र बनाती है। अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे किरदार की क्या कीमत है। मैं गुस्से से चिल्लाकर बोली। अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। एक तो मेरे पति की गैर मौजूदगी में तूफानी बारिश और रात के अंधेरे में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, और अब जब मैं अपनी जान और इज्जत दोनों बचाकर वापस आई थी तो ये औरत मुझे मेरे पति से मिलने नहीं देना चाहती थी, बल्कि मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगा रही थी। मेरे पति के माँ बाप होने का ये मतलब नहीं कि उनकी पत्नी के साथ जैसा मर्जी वैसा सुलूक करें। मेरी खामोशी और सीधेपन की फितरत की वजह से ही उनकी हिम्मत बढ़ चुकी थी। मैं चीख उठी तो मेरी सास हैरान रह गई। उनको शायद आज पता चला था कि मेरे मुंह में भी जुबान थी। वो एक दोगली औरत थी जो अपने मतलब की खातिर कभी भी गिरीट की तरह रंग बदल देती थी। अपने पति के सामने उनकी तरह रहती और बेटे के सामने ये ड्रामा करती थी कि वो दिल से उसकी शादी और पत्नी को अपना मान चुकी हैं और अपने बेटे की खुशी में खुश हैं। अपने बेटे के सामने वो मेरे साथ भी बहुत मीठी बन जाती थी और अच्छे तरीके से बात करती थी, जबकि उसकी गैर मौजूदगी में उनकी जुबान हर वक्त जहर उगलती रहती थी। अपनी बकवास बंद कर और चली जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। वो दबे लहजे में बोली और मुझे धक्का देकर पीछे हटाने की कोशिश की,
लेकिन अब मैं किसी भी धमकी या रौब में आने वाली नहीं थी। मैं भागकर दरवाजे के पास गई और अपने पति को चीख-चीख कर आवाज़ें देने लगी। मुझे पता था कि वो घर वापस आ चुका था। मैं उसकी गाड़ी रास्ते में देख चुकी थी। मेरी सास मुझे रोकने की कोशिश करती रही और दरवाजे से हटा रही थी ताकि वो दरवाज़ा बंद कर सके। लेकिन मैंने दरवाजे पर दबाव डाले रखा था, इसीलिए वो दरवाज़ा बंद नहीं कर सकी। तभी मेरा पति परेशानी के आलम में भागता हुआ आया। उसके पीछे मेरे ससुर भी थे। मुझे देखकर मेरे पति के चेहरे पर सुकून फैल गया, लेकिन मेरे ससुर का गुस्से से बुरा हाल था। ये अब घर में क्यों यहाँ पर आ गई है? रात के इस पहर न जाने कहाँ से मुंह काला करके वापस लौटी है। ऐसी तूफानी बारिश में अपने कौन से यार से मिलने गई थी तू? ये शब्द थे या तलवारें जिन्होंने मुझे चीर कर रख दिया? मैंने जख्मी नजरों से अपने पति की तरफ देखा। ये औरत इस घर में अब नहीं रहेगी, वरना मैं अभी के अभी ये सारी गोलियां अपने सीने में उतार लूंगा। उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाली और अपने सीने पर उसकी नोक रख ली। मैं ये नज़ारा देखकर दंग रह गई। रजत भी परेशान खड़ा था। पर पापा, उसने ऐसा क्या कर दिया है कि वो अंदर नहीं आ सकती? ये मेरी इज्जत है। रजत बेचारगी से बोले। इज्जत है नहीं, इज्जत थी। तू अभी के अभी इसको तलाक देकर निकाल दे। ये तेरी गैर मौजूदगी में किसी को बताए बिना शाम को घर से चली गई थी। पता नहीं कहाँ और किसके साथ वक्त गुजार कर अब ये आधी रात को यहाँ वापस आ रही है। इसका हुलिया देखकर तुझे क्या लगता है कि ये सुरक्षित और इज्जत के साथ वापस आई होगी? आधी रात को बाहर घूमते भेड़िए इसको यूं ही छोड़ देंगे? ये अपनी इज्जत तार तार करवा कर आई है। मैंने एक बार तेरी माँ के कहने पर इसको अपने घर में जगह दे दी थी, मगर अब नहीं दूंगा। मेरे ससुर ने चिल्लाकर ऐलान किया। मैं रजत की तरफ देखने लगी कि वो अब क्या फैसला करेंगे। तुम्हें किसने कहा था कि तुम आधी रात को यूं उठकर बाहर निकल जाओ? जब मैं घर पर नहीं था तो तुम क्यों नहीं थी घर पर? वो गुस्से से मुझे घूर कर बोले तो मैं दंग रह गई। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी रजत। मुझे इन्हीं लोगों ने ही जबरदस्ती घर से निकाला था। मैंने अफसोस के साथ अपनी सफाई दी। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने पति को भी सफाई देनी पड़ेगी। देखो सीमा, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुम्हें अपनाया है और अपने घर में जगह भी दी है। तुम्हें कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए कि तुम अपनी मनमर्जी कम करो और मेरे माँ बाप की बात मानो। मैं अब किस किस को यकीन दिलाता रहूंगा कि तुम्हारा दामन साफ है, जबकि मेरे माँ बाप को ही यकीन नहीं। रजत के शब्द मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ आता हूँ। तुम्हारा फैसला भी मैं जल्द ही कर दूंगा। रजत आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं जो दम साधे उनके शब्द सुन रही थी और तेवर देख रही थी, उनका हाथ लगते ही विद्रोह में पीछे हट गई। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे जहाँ जाना होगा मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैंने एक नज़र अपने सास ससुर के चेहरे पर डाली। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिख रही थी। आखिरकार उन्हें अपने माँ बाप की बात पर ही भरोसा हुआ था, मुझ पर नहीं। मैं रोते हुए वहां से पलट गई। गली के नुक्कड़ पर मुड़ते हुए मैंने पलट कर देखा। मेरा पति अपने माँ बाप समेत दरवाजा बंद करके अंदर जा चुका था। मैं किसके पास वापस जाती? गांव वाले मुझे अपनाते नहीं। मेरे रिश्तेदार तो पहले ही मेरे खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि मेरे बाप ने मेरी शादी की उम्र गुजार दी थी और मुझे पढ़ाई लिखाई करवा कर गलती की थी, जबकि मैंने शादी भी अपनी मर्जी से उनसे छुप कर दूसरी बिरादरी में कर ली थी। इसलिए अब वे लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे। शायद इस बार तो वे मुझे जान से ही मार देते। इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं किसके पास जाती? काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं आज इस तरह बेइज्जत नहीं हो रही होती। मैं रोती हुई आगे बढ़ रही थी। मुझे अपने ठिकाने का कोई अता पता नहीं था। मुझे रजत से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हमारा कई सालों का साथ था, फिर भी उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया और एक झटके में ही सब कुछ खत्म कर दिया। शायद अब उसे मेरा वजूद बोझ लगने लगा था और वो खुद मुझसे अपनी जान छुड़वाना चाहता था। मेरे हक में कौन बोल सकता था? पापा तो रही नहीं थे।
मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज थे। ऐसे में रजत और उसके घर वालों से कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। मैं अपनी सोच में खोई हुई काफी दूर निकल आई। तभी मुझे अपने पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई दी तो मैं रुक गई और पलटकर देखने लगी। वो रजत की गाड़ी थी। वो गाड़ी में बैठा मुझे अपने पास बुला रहा था। उसने गाड़ी मेरे पास रोकी और मुझे उसमें बैठने का इशारा किया। मैं उसकी गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैं चुपचाप आगे बढ़ गई। वो गाड़ी से उतरकर मेरे पीछे आया और बोला, मेरी बात तो सुनो सीमा, रुक जाओ। मैं उसकी आवाज पर रुक गई। क्या अभी भी कुछ कहने को बाकी रह गया है? तो कह लो। सीमा, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ बात नहीं हो सकती। मैं ठंडी सांस भरती हुई उसकी गाड़ी में बैठ गई। मेरे दिल को सबसे बड़ा जख्म तो वही दे चुका था, अब भला और कितना घायल करता। देखो सीमा, मुझे अंदाजा हो गया था मेरे माँ बाप तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे और तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देंगे। उसने अपनी बात शुरू की तो मैं ध्यान से उसे सुनने लगी। मैंने तुम्हारे साथ उनका व्यवहार देखा था, उसमें किसी भी तरह की माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं अपने माँ बाप को मना लूँगा, मगर उनका मानना मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। मैं पूरी कोशिश के बावजूद भी उनका दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं कर सका। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। दरअसल मैं दूसरे शहर ऑफिस के काम के सिलसिले में नहीं गया था, बल्कि वहाँ अपने लिए एक नया घर देखने गया था। मैं वहाँ रहने का बंदोबस्त करके वापस आया और जब घर में तुम्हें ना पाकर बहुत परेशान हो गया था। जब मैंने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में पूछताछ की तो उन्होंने तुम पर कई सारे इल्ज़ाम लगाए। मैं हैरान हो गया था उन्हें सुनकर। मुझे यकीन नहीं था कि वे इस हद तक गिर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम खुद घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उन्होंने ही तुम्हें घर से निकाला था। मुझे पता था कि तुम्हें ऐसे मौसम से बहुत डर लगता है, तो भला तुम ऐसी तूफानी बारिश में कैसे बाहर निकल सकती हो। वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और अपने माँ बाप के बारे में भी मुझे अच्छी तरह अंदाजा था। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें उनके सामने रखने की कोशिश करता तो कहीं वे गुस्से में तुम पर गोली ही ना चला देते। बेटे पर गोली चलाने की हिम्मत तो उनमें नहीं थी, लेकिन इसीलिए मैंने तुम्हें वहां से निकालने का नाटक किया और कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मगर असल में मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाना चाहता था। मैंने वहाँ शहर में रहने का बंदोबस्त किया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। हम वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं माँ पापा से यही कहूँगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है ताकि वे खुश रहें। मैं कुछ समय बाद उसी शहर में ट्रांसफ़र करवा लूँगा और फिर वहीं रहूँगा। जब मन करेगा माँ पापा से मिलने आता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं सीधा कह देता कि मैं पत्नी को लेकर चला गया हूँ तो उन्हें बहुत गहरा दुख पहुँचता। रजत की बात सुनकर मैं बेचैनी से उनकी तरफ देखने लगी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाएगा। मैं तो यही समझ रही थी कि उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे आप पर भरोसा है, तो क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? तुमने ऐसा कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे नहीं पता था कि सच्चाई क्या है। मुझे तो यही लगा कि शायद आपने भी मुझे धोखा दिया है। ऐसा नहीं है। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मैं तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, उसने नरमी से कहा। उसके एक एक शब्द पर मुझे दिल से यकीन हो गया और मैं खुलकर मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मैं सिर्फ 2 साल की थी जब मेरी मम्मी पापा का तलाक हो गया, क्योंकि उनके बीच की शादी उनकी पसंद से नहीं हुई थी। इसलिए हमारा ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। हर वक्त की लड़ाई झगड़े और चिक चिक से तंग आकर पापा ने मम्मी को अपनी ज़िंदगी से और इस घर से निकाल दिया। मम्मी मुझे लेकर अपने मायके चली गईं, जहाँ जालिम भाभीियों की हुकूमत थी।
मम्मी की भाभीयों को मम्मी एक आंख नहीं भाती थी। नाना इस दुनिया में नहीं थे, तो मम्मी का साथ देने वाला कोई नहीं था। वो मम्मी को तरह तरह की बातें सुनाती, तलाकशुदा होने के ताने देती। मेरे ददिहाल में ताई माँ के अलावा किसी का हमसे कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि मेरे पापा ने भी कभी पलटकर मेरे हाल तक नहीं पूछे थे। मेरी ताई माँ अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी, क्योंकि शुरू से ही वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती रही। यही प्यार उन्हें मेरे ननिहाल खींच लाता था। मेरी माँ और उनकी बहुत बनती थी। उन्होंने कभी भी मम्मी को एक बहन से कम नहीं समझा। ताई माँ के 2 ही बेटे थे। शादी के इतने सालों बाद भी उनकी बेटी की ख्वाहिश अधूरी रही। वो अक्सर मुझे प्यार करते हुए कहती, भगवान मुझे भी तुम्हारे जैसी बेटी दे। तो मम्मी अक्सर कहा करती, भाभी, बेटियां तुम्हें जरूर मिले, मगर किसी बेटी की किस्मत मेरी बेटी जैसी ना हो, जिसे उसका बाप देखना भी गवारा नहीं करता। जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक बार भी उस इंसान ने अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा। मम्मी बात करते करते रोने लगी। भाभी, मैं क्या करूं? कहाँ लेकर जाऊं इसे? मैं तो खुद अपने भाइयों और भाभियों पर बोझ बनी हुई हूँ, और फिर मेरे भाई मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई रिश्ता मिलेगा, वो मेरी शादी कर देंगे। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि मेरे बाद सोनी का क्या होगा, कौन रखेगा इसे। मेरी भाभियों को तो पहले से ही हम दोनों से दुश्मनी है। ताई माँ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। मैं तो खुद यही सोच रही थी कि इस बारे में तुमसे बात करूं। ये तुम भी जानती हो कि मुझे बेटी की बहुत इच्छा है। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय बेटी के। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोनी को अपने साथ ले जाऊं। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। अगर आप सोनी को अपने साथ ले जाएंगी तो मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। ताई माँ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं सोनी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। जमाने की सर्द और गर्म हवाओं से एक माँ की तरह बचाऊंगी। आखिरकार ये मेरी भी तो बेटी है। इस तरह ताई माँ ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, सोनी, क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगी? मैं मासूमियत से मम्मी की तरफ देखकर बोली, ताई माँ, क्या मम्मी भी हमारे साथ चलेंगी? ताई माँ खामोश हो गई। मम्मी मेरे पास बैठते हुए बोली, नहीं सोनी, तुम कुछ दिन अपनी ताई माँ के साथ रहो, वहाँ घूमना फिरना। ताई माँ तुम्हें खूब मजे करवाएंगी, और फिर वहाँ तुम्हारे ताऊजी भी तो होंगे। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ताई माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, सोनी, मैं हूं ना, बस तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दूंगी, और फिर तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, जबकि तुम्हारी मामी लोगों को तुम्हारा होना भी बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी मम्मी का यहाँ रहना मजबूरी है। इस तरह ताई माँ मुझे मेरी मर्जी के बिना अपने साथ दिल्ली ले आईं। मैं हर पल मम्मी की जुदाई में तड़पती रही। इसमें कोई शक नहीं था कि ताई माँ मुझे दिल से प्यार देती थी, लेकिन फिर भी मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी। एक तरफ ताई माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ बड़े पापा यानी मेरे ताऊ जी मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब उन्हें पता चला कि ताई माँ मुझे अपने साथ ले आई हैं, तो वो उन पर चिल्लाने लगे, इसे तुम यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसकी माँ ने मेरे भाई के साथ क्या क्या किया है। ताई माँ बोली, आप अब बस करिए। ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका भाई तो पहले दिन से ही किसी और औरत को पसंद करता था, और उसी की वजह से उसने सोनी की माँ को बेइज्जत करके अपने घर से निकाला। उसे ये तक ख्याल नहीं आया कि उसकी अपनी औलाद उसकी बेटी भी है। मैं इसे अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ, और अब ये यहीं पर रहेगी, क्योंकि ये घर मेरा भी है, और मेरा दिल जिसे चाहेगा उसे इस घर में रखेगा, और जिसे चाहेगा उसे निकाल भी देगा। मैं ताई माँ और बड़े पापा की सारी बातें सुन चुकी थी। उन बातों को सुनने के बाद जब भी बड़े पापा से आमना सामना होता, तो मैं डर के मारे कांपने लगती थी। बड़े पापा ने कभी भी मुझे भतीजी की तरह प्यार नहीं दिया, बल्कि हमेशा नफरत की नज़रों से देखा। क्योंकि ताई माँ का खुद का बिजनेस था, इसलिए वो अपने पति के पैसों की मोहताज नहीं थी। उन्होंने मेरा दाखिला बहुत अच्छे स्कूल में करवाया, जहाँ उनके खुद के बेटे भी पढ़ते थे। वो मेरी हर छोटी छोटी बात को अहमियत देती थी। स्कूल से आने के बाद मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी, क्योंकि जब भी मैंने ताई माँ के बेटों के साथ खेलने की कोशिश की, उन्होंने मुझे हमेशा डांट कर भगा दिया।
उस नासमझ उम्र में मैं इतना तो समझ ही गई थी कि ये सब बड़े पापा की वजह से है। वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस घर में रहूं। एक दिन ताई माँ घर से बाहर गई हुई थीं, तो मेरी मम्मी मुझसे मिलने के लिए आईं, लेकिन बड़े पापा ने उन्हें इज्जत देने की बजाय बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसी दिन मैंने अपने घुटनों में सिर छिपाकर बहुत देर तक रोई, क्योंकि ना तो मुझे माँ की ममता मिल पा रही थी और ना ही पापा का प्यार। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया के हर रिश्ते से कटती जा रही हूँ। इस सब के बीच मैं अपनी ही कोई गलती तलाशती रहती थी कि आखिर मेरी ऐसी क्या भूल थी जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। दुनिया में मेरे पास सिर्फ एक ही रिश्ता था, मेरी माँ का, और उसने भी मुझे खुद से दूर कर दिया। बड़े पापा ने सख्ती से मना किया कि अगर तुमने ये बात अपनी ताई माँ को बताई कि तुम्हारी माँ यहाँ पर आई थी, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा और फिर कभी तुम्हें अपनी माँ की शक्ल तक देखने को नहीं मिलेगी। मैं अपने आंसू पोंछती हुई कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। मेरे अंदर जो आंसुओं का समंदर उफान मार रहा था, वो सब कुछ उस दिन बाहर निकाल देना चाहती थी। जब ताई माँ घर आईं तो मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। उन्होंने मुझे देखते ही परेशान होकर पूछा, सोनी, क्या हुआ? मुझे लगता है तुम बहुत रोई हो। किसी ने कुछ कहा है बेटा? रो मत, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं अभी पूछूंगी। मैं बोली, नहीं ताई माँ, वैसे ही, बस मम्मी की याद आ रही थी। ताई माँ ने प्यार और दुलार से मुझे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? जिस दिन तुम्हें स्कूल से छुट्टी मिलेगी, उसी दिन हम तुम्हारी माँ से मिलने चलेंगे। अब रोना बंद करो और चलो, हाथ मुंह धोकर बाहर आओ। जैसे ही मैं हाथ मुंह धोकर बाहर टीवी लॉन्ज में आई, वहां कुछ मेहमान आए हुए थे। मैं वापस कमरे में जाने को हुई तो ताई माँ बोली, सोनी, यहाँ मेरे पास आओ। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उनके पास गई। फिर वहां बैठी हुई मेहमान औरतों से ताई माँ ने मेरा परिचय कराते हुए कहा, ये मेरे देवर संजय की बेटी है। बेचारी बहुत मासूम है। मुझे तो इस पर बहुत तरस आता है। अब तक ये अपने ननिहाल में अपनी माँ के साथ रहती थी। आप लोग तो जानती हैं कि भाभीयों को कहाँ बर्दाश्त होता है कि ननद मायके में बैठी रहे, इसीलिए मैं इसे अपने पास ले आई हूँ। अब ये यहीं रहेगी। मुझे भी बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, तो वो भी पूरी हो गई। उस दिन जैसे मुझे खुद से ही नफरत होने लगी थी कि ताई माँ ने मुझे तरस खाकर अपने पास रखा है। अब मैं उनके व्यवहार और नज़रों को समझने लगी थी, क्योंकि अब मैं वो मासूम सोनी नहीं रही थी जो किसी की भी बात सुनकर बस आंसू बहाया करती थी। अब मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं लोगों की कड़वी बातों को चुपचाप सुनकर बर्दाश्त कर सकूं, और जब मेरी सहनशीलता जवाब दे जाती तो मैं भूखी रहकर खुद को और ज्यादा सजा देती थी। ताई माँ मेरे आगे पीछे घूमकर खूब मेहनत करती कि मैं खाना खा लूं, मगर मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे मामा लोगों ने मम्मी की दूसरी शादी कर दी। उसके बाद तो मैं माँ को देखने के लिए तरस गई। कई सालों बाद हम माँ बेटी एक दूसरे से मिलते, लेकिन जब से माँ के पति से उन्हें बच्चे हुए, उन्होंने तो जैसे मुझे पूरी तरह से भुला ही दिया था। मैं तरसती थी, तड़पती थी, ममता की मोहब्बत के लिए परेशान रहती थी। बेशक ताई माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो फर्क अपने और पराये में होता है, वो कभी मिट नहीं सका। वक्त के साथ साथ ताई माँ का झुकाव अपने बेटे की तरफ ज्यादा होने लगा। हर फैसले में उनकी राय ली जाती थी और मैं एक अनजाने इंसान की तरह कोने में खड़ी सब कुछ देखती रहती थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था। अगर आज मेरी मम्मी पापा मेरे साथ होते तो मुझे इस तरह लावारिसों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। एक बार ताई माँ और उनका पूरा परिवार एक शादी में शामिल होने जा रहा था, लेकिन बड़े पापा ने सख्ती से कह दिया, सोनी हमारे साथ नहीं जाएगी। वहाँ लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और मैं नहीं चाहता कि मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं जानती थी कि अगर ताई माँ चाहती तो बड़े पापा को मना सकती थी, लेकिन शायद वो खुद भी नहीं चाहती थी कि मैं साथ जाऊं, या फिर शायद मेरे मन में उनके लिए गलतफहमी थी। बड़े पापा के शब्द तो मैं पहले ही सुन चुकी थी। जब ताई माँ मुझे खाना देने मेरे कमरे में आईं तो मैं उन पर चिल्ला पड़ी, अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। मेरा क्या है? अगर आज मेरे मम्मी पापा मेरे साथ होते तो मुझे आपकी कड़वी बातें ना सुननी पड़ती, ना ये सब देखना पड़ता। ताई माँ खामोशी से उल्टे पांव लौट गईं। शादी से लौटने के बाद अचानक
ताई माँ की तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वो जवानी से ही शुगर की मरीज थीं। उन्हें शुगर का अटैक आया जो उनके पैरों पर बहुत असर कर गया। अब उनके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। ताई माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद ना तो मैं उनसे मिलने गई, ना उनके कमरे में झांका। वो कई बार मुझे अपने पास बुलाती थी, लेकिन मुझे तो जैसे उनसे नफरत सी हो गई थी। जब से वो मुझे छोड़कर शादी पर गई थीं, बस मुझे उसी बात का गुस्सा था जो मुझे ताई माँ के करीब जाने नहीं देता था। मैट्रिक के बाद क्योंकि ताई माँ बीमार रहने लगी थी, बड़े पापा ने मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने से मना कर दिया ताकि मैं नौकरानी के साथ मिलकर घर के कामकाज देख सकूं। मैंने भी चुपचाप पढ़ाई को अलविदा कह दिया क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। एक दिन सुबह के टाइम में किचन में नौकरानी के साथ नाश्ता बना रही थी कि किसी ने दरवाज़ा बजाया। नौकरानी काम छोड़कर जाने लगी तो मैं उससे बोली, रुको, तुम नाश्ता बनाओ, मैं देखती हूँ कि कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने फटे पुराने और गंदे कपड़ों में एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। वो मुझसे खाने को लेकर सवाल करने लगी। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं उसे पलटकर बड़े ही तैश में बोली, तुम लोगों को तो और कोई काम नहीं है, सुबह सुबह ही यहाँ पर मुंह उठाकर आ जाते हो। यहाँ कोई खाना नहीं है, जाओ यहाँ से, भीख मांगने आ गई हो। वो बोली, बेटी मेरे बच्चे भूखे हैं, भगवान के वास्ते मेरी मदद कर दो। मैंने कहा, मेरे सामने ये सारे ड्रामे मत करो। वो बोली, बेटी भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, अपने घर वालों की भलाई में दान देने का समझ कर ही मुझे कुछ दे दो। मैंने उसे धक्का देकर कहा, जाओ, दफा हो जाओ। वो जाकर गिर पड़ी और बोली, बेटी भगवान से डरना सीखो, हम गरीबों के साथ ऐसा सुलूक करके तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मैं गुस्से से दरवाज़ा बंद करते हुए बड़बड़ाई, सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए जाने कहाँ से आ जाते हैं, इन्हें तो जैसे और कोई काम नहीं है। नौकरानी मुझे गुस्से में देखकर बोली, क्या हुआ दीदी, कौन था जो आप इतना गुस्से में हैं? मैंने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। जितनी तुम जासूसियां करती हो ना, उतना अगर घर के काम की तरफ ध्यान दो तो काम जल्दी ही खत्म हो जाए। तुम्हारी इन काम चोरियों की वजह से ही मुझे भी सारा दिन तुम्हारे साथ बैठना पड़ता है। मैं अपनी माँ का नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो वो बोली, क्यों चिल्ला रही थी तुम नौकरानी पर? मैं भी दहाड़ कर बोली, ताई माँ, अगर मैं उससे ना चिल्लाऊं तो फिर और क्या करूं? हर छोटी से छोटी बात वो मुझसे बिना वजह पूछती रहती है। दोनों ने मिलकर सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अच्छा, आप ये सब छोड़िए और नाश्ता करिए, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है। अगर कहीं मुझसे कोई कमी छूट गई तो आप जानती हैं कि बड़े पापा मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताई माँ ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, नहीं सोनी, तुम ऐसे क्यों सोचती हो? ताई माँ, जो कुछ मैं अब तक देखती आ रही हूँ वही समझती हूँ। अब इतनी भी बच्ची नहीं रही कि लोगों के व्यवहार को ना समझ सकूं। इसलिए अब तुम नाश्ता करो और बड़े पापा के मेरे साथ व्यवहार पर पर्दा डालना बंद करो, जिसे मैं बखूबी जानती हूँ। ताई माँ बोली, सोनी, तुम अपने बड़े पापा की बातों का इतना बुरा क्यों मानती हो? वो तो बस ऐसे ही हैं। पापा और बड़े पापा के बीच में जायदाद को लेकर तनातनी चल रही थी। एक दिन वो हुआ जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बड़े पापा और ताई माँ हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए हुए थे और उनकी गैर मौजूदगी में पापा घर आई। मुझे वहां देखकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उन्हें बताया मुझे ताई माँ अपने घर ले आई हैं। पापा इस बात से गुस्सा हो गए क्योंकि उस वक्त मैं छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जब मम्मी और पापा अलग हुए तो मैं पापा को अच्छे से पहचानती थी। मैं उन्हें अचानक देखकर सहम गई और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। पापा दरवाज़ा बजाते रहे, सोनी, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो वापस पलट गए। जब ताई माँ आई तो उन्होंने आते ही मुझे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने दरवाज़ा खोला और ताई माँ से लिपट गई। वो मेरे चेहरे से बाल हटाते हुए बोली, सोनी, क्या हुआ? तुम क्यों इस कदर घबराई हुई हो? मैं उंगली के इशारे से बोलना चाहती थी कि पापा यहाँ आए हुए थे और उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया है। अब मुझे यहाँ पर रहने नहीं देंगे। वो मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें हाथ भी लगाए। अभी इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे
कि पापा ने ताई माँ के घर जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पापा बड़े पापा से बोले, एक तो मैंने पहले ही बहुत तड़प सह ली, ऊपर से मेरी बेटी को इस घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। अब मैं अपनी बेटी को यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। बड़े पापा बोले, हाँ हाँ, ले जाओ अपनी बेटी को, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि वो यहाँ पर रहे। ये तो मेरी पत्नी की नेक दिली थी कि वो तुम्हारी बेटी को यहाँ लेकर आई और उसकी परवरिश की, वरना ना जाने आज वो कहाँ कहाँ धक्के खा रही होती। पापा मुझे बाजू से पकड़कर बोले, चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैं ताई माँ के पास ही रहूंगी, नहीं जाना मुझे आपके साथ। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? आज आप मुझ पर हक जताने के लिए यहाँ आ गए हैं। पापा मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ताई माँ ने पापा की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो किसी की कहाँ सुनने वाले थे। माँ की तरह ताई माँ भी मेरी जुदाई में तड़पती रहीं, मगर मेरे पापा ने कभी मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मेरी सौतेली माँ के कहने पर पापा ने जल्दी ही मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी। मेरा पति देश से बाहर सेटल था, उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। शादी के कुछ महीने बाद ही मेरा पति वापस इटली चला गया। मैं उसके घर में एक नौकरानी के साथ रहती थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मुझे अपने घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। मैं अपने पुराने सारे रिश्तों को भुला चुकी थी। ना मैं पलटकर कभी मम्मी की खबर लेती थी और ना ही बड़े पापा के घर का रुख किया, क्योंकि उन सब रिश्तों ने मुझे काफ़ी गहरे घाव दिए थे। कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। मैं उन सबको भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, जिसमें सिर्फ मैं और मेरा पति था। क्योंकि मेरा पति इटली में सेटल था, इसलिए वो हर 2 महीने बाद आ जाते थे। उन्होंने मुझे कई बार अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं भारत में ही रहना चाहती थी। इस बार जब मेरे पति आए तो मैंने खाने पर काफ़ी मेहनत की। मैंने हर वो डिश बनाई जो उन्हें पसंद थी। फ्लाइट लेट हो जाने की वजह से मेरे पति भी देर से घर पहुंचे। मैं खुश थी, क्योंकि मैं अकेले रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी। खाने से फ्री होकर मैंने नौकरानी को बर्तन समेटने को कहा। बर्तन समेटने के बाद तुम घर चली जाना, मैंने कहा, क्योंकि जब मेरे पति घर आ जाते हैं तो मैं उसे छुट्टी दे देती हूँ। वो सिर्फ काम के वक्त आती और काम करके वापस चली जाती। बर्तन धोने के बाद नौकरानी मुझसे बोली, दीदी बहुत सारा खाना बच गया है, इसका क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? तो मैंने कहा, ये खाना तुम्हारे बच्चों के लिए है, उन्होंने कभी ऐसा खाना खाया भी है? तुम ऐसा करो, ये सारा खाना बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख दो। मेरे ऐसा कहने पर नौकरानी मायूसी से वापस किचन में पलटी। मैंने कहा, अच्छा शिवानी, जाते हुए ध्यान से दरवाज़ा बंद कर देना, और देखो सुबह टाइम पर आ जाना, मैं देर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो बोली, दीदी आप फिक्र ना करें, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। सुबह मेरी आंख खुली भी नहीं थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैं आंखें मसलते हुए घड़ी की तरफ देखने लगी। सुबह के